हेलो गाइस, बीए सेकेंड ईयर वालों। आपको मैं फोर्थ यूनिट पढ़ा रहा था ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो इंग्लैंड के संविधान के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसका सेकंड चैप्टर है संविधान के अभिसमय अथवा संवैधानिक परंपराएं या वैधानिक परंपराएं। तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है, रिटर्न तो है नहीं, समय समय पर वो डेवलप हुआ है और समय समय पर जो न्यायालय ने या फिर किसी प्रकार का कोई भी चार्टर एक्ट या फिर किसी प्रकार का कोई अधिकार पत्र जो भी निकला है वो सारे अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है उसमें शामिल है। तो वो विकसित हुआ है, कौन कौन से युगों में विकसित हुआ है, कौन कौन सी पार्ट्स थे, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियोस में सारी डिस्कस कर ली थी। और आज मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ वो है संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन के कानून में अभिसमय या ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का उल्लेख है, अभिसमय का क्या तात्पर्य होता है, तब आपको बताना होगा, है ना। अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। संविधान के अभिसमय या वैधानिक परंपराएं जिन्हें मिल ने संविधान अलिखित नियम, ठीक है, तो मिल ने इनको क्या किया था, संविधान के अलिखित नियम का था अभिसमय को। तो मैं बता देता हूं, अभिसमय ये है कि किसी समय विशेष पर जो किसी न्यायालय द्वारा जो टिप्पणी लिखी गई थी या फिर जो परंपराओं के साथ जो डेवलप हुए, है ना, जो विकसित हुए वो कानून के रूप में। तो आप सही तरीके से इसको देख लो, लिखना शुरू करो कि संविधान के अभिसमय या वैधानिक परंपराएं जिन्हें मिल ने, जेएस मिल जिसका नाम है, मिल ने संविधान के अलिखित नियम कहा है और डाइसी ने संवैधानिक अभिसमय, डाइसी ने उसको क्या कहा है, संवैधानिक अभिसमय, और एंस्टन ने संवैधानिक परंपराओं की संज्ञा दी है। तो मिल ने अभिसमय या वैधानिक परंपराओं को क्या कहा है, संविधान के अलिखित नियम, और डाइसी ने क्या कहा है, संवैधानिक अभिसमय, और वही एंस्टन ने क्या कहा है, संवैधानिक परंपराएं, ठीक है। तो इन सब ने अलग अलग उनको कहा है, समय समय पर जो परंपराएं डेवलप हुई है वही क्या है, अभिसमय। प्रोफेसर डाइसी क्या कहता है, प्रोफेसर डाइसी अभिसमय कहते हैं, प्रोफेसर डाइसी कहते हैं अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश है। संविधान संबंधी जो नैतिकता है उसके आदेश क्या है, अभिसमय है, ठीक है। संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्व प्रभुसत्ता संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकधारी अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अभिसमय वे रीति रिवाज या समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्व प्रभुसत्ता संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। तो समय समय पर जो समझौते हुए हैं, जो रीति रिवाज है, जिन्होंने कानून का रूप ले लिया है, वही क्या है, अभिसमय है, ठीक है। चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हो या पार्लियामेंट के विशेषाधिकार हो, चाहे वो सम्राट के परमाधिकार हो या पार्लियामेंट के विशेषाधिकार हो, जो समय समय पर जिन रीति रिवाज और समझौतों ने कानून का रूप ले लिया है वही क्या है, अभिसमय। अब क्वेश्चन पूछा जाता है अभिसमय के लक्षण क्या होने चाहिए, जो अभिसमय होते हैं उनके लक्षण क्या होने चाहिए। तो देखिए, अभिसमयों के स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है अभिसमयों के लक्षण क्या होने चाहिए, तो आपको पहला लक्षण लिखना है, अभिसमयों के स्रोत संसद के कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथा है। मतलब कि अभिसमय जो है वो संसद की कानून निर्मात्री शक्ति नहीं है, बल्कि क्या है, प्रथाएं है, जो समय के साथ में क्या हुई, डेवलप हुई है। अभिसमयों का पालन कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, वरन उनका पालन तो लोकमत, पारंपरिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। जो अभिसमय है उनका प्रयोग कानून के कारण वजह से नहीं किया जाता, उनका प्रयोग या उनका उपयोग या फिर उनका पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लोकमत बन चुके हैं, यानी कि लोगों की एक मत उस पर बन चुकी है, एक राय बन चुकी है, सभी उसका पालन करते हैं, इसलिए वो भी उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। और पारस्परिक सहमति, और जो अभिसमय है वो पारस्परिक सहमति पर आधारित है, इसलिए सभी उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं, और सभी के लिए वो उपयोगी है, इसलिए उसका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। तो अभिसमय को कानून के डर की वजह से या सजा की डर की वजह से पालन उसका नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तो एक प्रथा है और प्रथाएं हमेशा परंपराओं से चलती है और परंपराएं सभी को मान्य होती है, ठीक। और तीसरा उसका लक्षण है, व्यवहार में अभिसमय को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानून के समान ही पालन किया जाता है। और व्यवहार में अभिसमय जो होते हैं उनको कानून जैसी स्तर प्राप्त होता है, कानून जैसा दर्जा प्राप्त होता है और कानून की तरह ही उनका पालन किया जाता है, लेकिन वास्तव में वो कानून होते नहीं है, वो प्रथा या परंपराएं होती है जो समय समय पर क्या हुई है, डेवलप हुई है। तो आपको अभिसमय का मतलब समझ में आ गया। ये 3 लक्षण थे, ये तीनों लक्षण आपको लिखने हैं। क्वेश्चन पूछे अभिसमय के क्या लक्षण होते हैं, तो पहला लक्षण तो आपको ये बताना है कि यह संसद या कानून द्वारा
प्रदान नहीं किए गए, तो प्रथाओं द्वारा आए हैं। और दूसरा ये है कि लोग कानून की वजह से उसका पालन नहीं करते, उसका पालन इसलिए करते हैं कि वो परंपरा और प्रथाओं से डेवलप हुआ है और वो सभी के लिए उपयोगी है और आपसे सहमति पर आधारित है। और नेक्स्ट जो तीसरा लक्षण है वो ये है कि अभिसमयों का प्रयोग या फिर उनका पालन कानून की तरह ही किया जाता है, बल्कि वो कानून होते नहीं है, वो प्रथाएं होती है। ठीक है, अब है कानून व अभिसमय में क्या भेद है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है इस बार भी कि कानून व अभिसमय में क्या भेद होता है, क्यों कानून का भी पालन किया जाता है और क्यों अभिसमय का भी पालन किया जाता है। तो कानून और अभिसमय में जब भेद की बात आए तो आपको नंबर 1 लिखना रूप के आधार पर। किसके आधार पर? रूप के आधार पर। तो कानून लिखित रूप में होते हैं, अभिसमय अलिखित रूप में होते हैं। रूप के आधार पर क्या भेद है? कानून तो लिखित रूप में होते हैं और अभिसमय कैसे होते हैं? अलिखित रूप में होते हैं। दूसरा है निर्माण के आधार पर। तो कानून का निर्माण होता है किसी कानून निर्माती सत्ता के द्वारा, लेकिन अभिसमय तो उपयोगी व्यवहार का परिणाम है। ठीक है, निर्माण के आधार पर जब भेद देखेंगे तो कानून का निर्माण तो किसी कानून निर्माण की सत्ता या जैसे कि विधायिका द्वारा कानून का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन अभिसमय जो है वो प्रथाओं से निर्मित होते हैं, उपयोगिता के आधार पर उसका निर्माण होता है। ठीक, तीसरा है निश्चितता के आधार पर। ठीक है ना, कि इन दोनों में निश्चय क्या है, निश्चितता क्या है। तो कानूनों को एक निश्चित समय पर लागू किया जाता है। कानून जो होते हैं उनको एक निश्चित तय सीमा पर लागू किया जाता है कि यह इस साल में ये कानून लागू किया जा रहा है, जबकि अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और उनके लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता है। अभिसमय को लागू करने का कोई विशेष समय नहीं होता है। और चौथा जो भेद है वह है स्वीकृति के आधार पर। तो कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और इसको न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है, जबकि व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता है। व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना क्या होता है? अनिवार्य होता है, अथवा न करने पर वह दंड का क्या बन सकता है? भागी बन सकता है। अगर कानून का प्रयोग नहीं कर, कानून का वो पालन नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा। लेकिन अभिसमयों का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अभिसमयों का पालन व्यक्ति करे या नहीं, जिस प्रकार हमें कर्तव्य होते हैं ना हमारे, उसी प्रकार अभिसमयों का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और उल्लंघन करने पर भी व्यक्ति का दंडित नहीं किया जा सकता। और अगर कोई व्यक्ति अभिसमयों का उल्लंघन भी कर देता है तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हमारे कर्तव्य होते हैं ना, हम कर्तव्यों का पालन हमारी इच्छा के आधार पर करते हैं, हमें करना होता है, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन हम ना भी करें तो हमें कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन उससे संबंधित बहुत सारे कानून बने हुए, उसकी वजह से क्या मिल जाता है? दंड मिल जाता है। तो अभिसमय जो है वो क्या है? वो ये है कि आप चाहे उनका पालन करो या ना करो, राज्य आपको उस पर किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देगा। ठीक है, लेकिन कानून का अगर आप पालन नहीं करोगे तो आपको लठ पड़ेंगे। ठीक है, तो कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा इंग्लैंड के नागरिकों को, लेकिन अभिसमय का अगर वो पालन नहीं भी करते हैं तो भी उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि वो पढ़ता। और अभिसमय का बहुत अच्छे तरीके से पालन किया। अभिसमय वही है, परंपराएं और मान्यताएं, सीधी सी बात है। जो परंपराओं और मान्यताओं और आपसे सहमत समझौतों से जो निर्मित हुए वही अभिसमय। अच्छा, अभिसमयों का वर्गीकरण क्या क्या होता है? अभिसमयों का वर्गीकरण करते हैं राजपद से संबंधित अभिसमय। राजपद से संबंधित कौन कौन से अभिसमय है? तो देखिए, सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। अभिसमय का मतलब कुछ नियम है, नियमावली है, जो कानून है उनको पालन करना चाहिए। वो परंपरा के आधार पर नहीं करे तो भी कोई इस प्रकार के दंड का वो प्रावधान नहीं। तो राजपद जो है उसको कौन कौन से अभिसमयों का पालन करना चाहिए? उसमें देखो, सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। अब वो परामर्श से कार्य करे ना करे, लेकिन वो एक अभिसमय है, उसको परामर्श से ही कार्य करना चाहिए। दूसरा है, सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। ये एक अभिसमय, एक परंपरा बन चुकी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री उसी को बताए जिसके पास बहुमत हो। तीसरा है, अभिसमय के आधार पर ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। अभिसमय में ऐसा लिखा हुआ है, अभिसमय ही डेवलप हो चुका है इस प्रकार की प्रथा की मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेगा, वहां का जो राजा है या रानी है वो नहीं करेगी। ये अभिसमय, अगर वो राजा रानी अध्यक्षता कर भी देता है तो उसको किसी प्रकार का दंड नहीं मिला, क्योंकि ये अभिसमय कोई कानून नहीं है। बात समझ आई? चलो, अब है मंत्रिमंडल संबंधी अभिसमय। अब वो तो राजपद के लिए अभिसमय थे, मंत्रिमंडल के लिए क्या अभिसमय है? तो मंत्रिमंडल के लिए पहला है कि अभिसमय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, सम्राट के जो भी मंत्री होंगे उनका संसद का सदस्य होना बहुत जरूरी है। अगर वो संसद के सदस्य नहीं है तो वो सम्राट के मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है, ये अभिसमय, अगर वो संसद के सदस्य नहीं होंगे फिर भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभिसमय ये है, परंपरा ये है, प्रथा ये है कि उसको संसद का सदस्य होना पड़ेगा। दूसरा है, संसद में किसी प्रस्ताव पर
पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री सम्राट को लोक सदन को भंग करने की परामर्श दे। ठीक है, अगर कोई विश्वास मत अगर हासिल नहीं कर पाता है किसी प्रकार का, उनका जो मत है वो गिर जाता है, तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद क्या करे, या तो त्यागपत्र देते या फिर प्रधानमंत्री राजा को ये सलाह दे कि उसको लोक सदन को वो क्या करते, भंग कर दे, है ना। उनका जो निम्न सदन होता है, पब्लिक हाउस ऑफ, आप उसको लोक सदन कहते हैं, ठीक है ना, कॉमन सभा कहते हैं इंग्लिश में उसको, जो ब्रिटेन का निम्न सदन जो है, उच्च सदन लॉर्ड सभा होती है, तो उसको भंग करने की क्या दे सकता है, सलाह दे सकता है। लेकिन ये अभिशमय है ना, ये कोई कानून नहीं है। बात समझे, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि अभिशमय कानून में भेद यही है कि कानून अगर नहीं पालन किया जाएगा तो सजा मिलेगी, अभिशमय का पालन नहीं किया जाएगा तो कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन वो प्रथा है इसलिए लोग उसका अच्छे से क्या करते हैं, पालन करते हैं। और तीसरा मंत्रिमंडल संबंधी अभिशमय क्या है, सामान्यतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल से लेता है, अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। कहना मतलब कि प्रधानमंत्री जब मंत्री परिषद का जब निर्माण करता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वो जो चयन करता है, जिसको वहाँ के राजा जो है वो शपथ दिलाते हैं, अपने यहाँ पर राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो वो क्या करता है, अपने ही दल के सदस्यों को चयनित करता है। उसके लिए एक अभिशमय है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको उसी के दल के सदस्यों को क्या करना है, चयनित करना है, वो दूसरे दल के सदस्यों को भी क्या कर सकता है, चयनित कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया राजा और मंत्रिमंडल के संदर्भ में अभिशमय का उल्लेख। अब है विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में अभिशमय का क्या रोल है। ठीक है, विधायी प्रक्रिया मतलब लॉ प्रोसेस क्या है, और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक जो संबंध है उनके बीच में अभिशमय का क्या रोल है। तो देखिए, संसद के दो सदन होंगे, लोक सदन और लॉर्ड सभा, ये बात अभिशमय पर आधारित है। लोक सदन और लॉर्ड सभा, संसद के दो सदन होंगे, ये किस पर आधारित है, अभिशमय पर आधारित है। दूसरा है सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाएगा, ये भी अभिशमय पर आधारित है। सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन जरूर बुलाएगा। अपने यहाँ पर राष्ट्रपति 2 बार बुलाता है, वहां पर ब्रिटेन में एक बार तो उसको बुला नहीं है। तीसरा है प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन हो चुकने के बाद ही उस सदन में मतदान हो सकता है। ठीक है, ये भी एक अभिशमय है कि कोई भी विधेयक लाया जाएगा, उस पर 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, और तीनों वाचन होने के बाद ही उस सदन में उस विधेयक पर मतदान होगा, उससे पहले उस पर मतदान नहीं होगा। अब है ये तो हो गया विधानमंडल के संदर्भ में क्या होना चाहिए अभिशमयों का वर्णन, उसका बताते बड़ा। अब है अभिशमयों के पालन की वास्तविक कारण क्या है, अभिशमयों का लोग वास्तव में क्यों पालन करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट आप लिख देना, क्योंकि अभिशमय का पालन क्यों किया जाता है, वो कानून से अलग हो गए फिर भी लोग उसका पालन करते हैं, जबकि उसका पालन न करने पर किसी प्रकार की कोई सजा का प्रावधान नहीं है, फिर भी लोग उसका पालन करते हैं। तो क्यों करते हैं, उसकी कारण क्या है। तो पहला कारण तो उपयोगिता, अभिशमय की बहुत उपयोगिता, इसकी वजह से लोग उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। दूसरा है लोकमत की शक्तियां। ठीक है, लोकमत की शक्ति, अभिशमयों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होने पर भी इन्हें लोकमत की शक्ति प्राप्त है, और यही इसने पालन का प्रमुख कारण है। ठीक है, लोगों को पता है कि इसको लोकमत मिला हुआ है, लोग इसको मानते हैं, इसीलिए लोग उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन उसको कोई कानून का कोई वो नहीं मिला हुआ है इनपुट की भाई आप नहीं करोगे पालन तो इसके आपको सजा मिलेगी। तीसरा है ब्रिटिश जाति की राजनीति जागरूकता, ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता है, वो अवेयर रहते हैं, पॉलिटिकल अवेयर रहते हैं, इसलिए वो अभिशमयों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। चौथा है राजनीतिक दलों के मत एक है, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबके मत एक जैसे मत है उनके, इस वजह से अभिशमयों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। पांचवा है ब्रिटिश जाति का स्वभाव, ब्रिटिश लोग परंपरावादी व रूढ़िवादी है, तभी तो उन्होंने राजतंत्र को अभी तक सहज के रखा है, नहीं तो कब का राजतंत्र खत्म हो जाता। ठीक है ना, तो राजतंत्रात्मक लोकतंत्र ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो वहां पर गणराज्य नहीं है, सीधी सी बात है। तो ब्रिटिश जाति परंपरा और रूढ़ियों में क्या करती है, ज्यादा विश्वास करती है, इसलिए अभिशमयों का क्या किया जाता है, अच्छे से पालन किया जाता है। और अंतिम पॉइंट जो है अभिशमय का, क्यों वास्तव में उसका पालन किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति, मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति वो है व्यक्तियों को स्वभाव नियमों का पालन करना है। मतलब ब्रिटेन के व्यक्तियों का स्वभाव ही ऐसा है कि नियमों का क्या किया जाए, पालन किया जाए, चाहे वे नियम लिखित हो या अलिखित हो, विधि हो या अभिशमय हो, भले कानून है या अभिशमय है, भले वो लिखित है या अलिखित है, ब्रिटेन के लोग इस चीज के आदी हो चुके हैं कि वो नियमों का अच्छे से क्या करते हैं, पालन करते हैं। हमारे यहाँ पर भले कानून बना दे फिर भी लोग उसका क्या करते हैं, पालन अच्छे से नहीं करते, जो कि गलत है। अब है क्वेश्चन कि ब्रिटिश संविधान में अभिशमयों का क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में अभिशमयों का क्या महत्व होता है। तो ब्रिटेन के संविधान में अभिशमयों का महत्व क्या है, तो देखिए अभिशमय संविधान की आत्मा है। देखो जिस प्रकार हमारे यहाँ पर प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है ना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है संविधान की क्या है, आत्मा है। तो वैसे ही ब्रिटिश संविधान में जो आत्मा माना जाता है वो है अभिशमय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना आप, 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में आत्मा किसे माना गया है।
है ना। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको माना गया है, तो वो आपके है अभिसमय को संविधान की आत्मा माना गया है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय को संविधान की आत्मा माना गया है, इसलिए भी वो महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है संविधान के विकास में सहायक, अभिसमय जो है वो संविधान के विकास में क्या रहे हैं, सहायक रहे हैं, इसलिए उनका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। फिर है दूसरा, संविधान को कार्य रूप प्रदान करना, अभिसमय जो है वो संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं, इसलिए ब्रिटिश के संविधान में अभिसमयों का महत्व है, ठीक है। तीसरा है शासन व्यवस्था का श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना, शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करने का काम करते हैं अभिसमय, इसलिए ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का महत्व है। चौथा पॉइंट है अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा, अभिसमय ही वो चीज है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, ठीक है, इसलिए वो ब्रिटेन के संविधान में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। केसी व्हीयर क्या कहते हैं, केसी व्हीयर एक परिभाषा देते हैं कि अभिसमय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। केसी व्हीयर ने कहा है कि अभिसमय जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और अंतिम पांचवा पॉइंट है राष्ट्रमंडल तथा जन प्रभुता को सफल बनाता है। राष्ट्रमंडल के देश, हम भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाता है, ये भी काम किसका है, अभिसमय का है। तो जेनिंग्स इसके बारे में क्या कहते हैं, जेनिंग्स कहते हैं ब्रिटेन में जन संप्रभुता की धारणा को सजग एवं सफल बनाने का श्रेय भी अभिसमय को ही प्राप्त है, ठीक है। जन संप्रभुता जो है उसकी धारणा को सजग और सफल बनाने का काम किसका है, अभिसमय का ही है। तो एक छोटा सा मतलब टॉपिक था जिसको मैंने कवर करवा दिया है। अगला जो टॉपिक होगा वो अपना होगा सम्राट और राजमुकुट। मैं छोटे छोटे वीडियो आपको क्या कर रहा हूँ, अवेलेबल करवाऊंगा, बहुत जल्द मैं आपको फिर से ये सम्राट और राजमुकुट पढ़ा दूंगा। तो एक एक करके आपका ये 4 यूनिट तो मैं डेफिनेटली कंप्लीट करवा ही दूंगा, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो तो नहीं, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तब, ठीक है।